राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह का सीएचआई चंद्रचूड़ ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ के जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत अन्य जज मौजूद रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली का कार्यक्रम में रहे मौजूद। सीएम योगी ने कहा, प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। संगम नगरी प्रयागराज ज्ञान का त्रिवेणी भी है। संगम नगरी प्रयागराज में राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में सीजेआई चंद्रचूड़ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के एसएससी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, लोकतंत्र में अगर जनता का विश्वास डगमगाया तो सड़कों पर आ जाएगी। इसलिए जनता के हितों के लिए हमेशा सर्वोपरि ओर से रखना चाहिए। हमारे पास कोई भी बात पहुंचती है तो उसका समाधान करना होगा। सरकार समाधान के मामले में आगे बढ़ी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के लिए पल खास है। उनका इस शहर से लंबा नाता रहा। लंबे समय बाद वो आए हैं। आज जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो रही है तो यह कई पीढ़ियों के लिए गौरवमयी पल है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सीएम योगी, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस अरुण भंसाली, जस्टिस एमके गुप्ता समेत अन्य जजेस और गेस्ट का स्वागत किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कार्यक्रम में बुलाने के लिए आभार जताया। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं बल्कि एक अच्छे वकील थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की। उन्होंने अपना योगदान दिया, स्वतंत्र और आधुनिक भारत बनाने में अपना योगदान दिया। संविधान सभा के सभी सदस्य उन्हें सम्मान देते हैं। इस विश्वविद्यालय का नाम जोड़कर उनकी विरासत का सम्मान किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचारों को संजोने का काम किया गया है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। आज बिस्मिल्लाह कर रहे इसका, आज ही बिस्मिल्लाह कर रहे इसका। क्यों? एक आरती तब चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरणों प्रणमामः। त्वमसि शरण्या। जा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर में 1 ईयर का एलएलएम का कोर्स प्रारंभ होगा। फिर पीएचडी के पाठ्यक्रम 3 वर्षीय पीएचडी का कार्यक्रम भी यहाँ पे प्रारंभ होगा। और इस दौरान अच्छा होगा यहाँ की फैकल्टी। अभी संसद में 3 नए एक्ट बने हैं। युवा अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण का विशेष कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो। राज्य सरकार इसको पूरा सपोर्ट करेगी और मुझे लगता है इस दायित्व को भी इस लॉ यूनिवर्सिटी को अपने ऊपर लेना चाहिए कि वे यहाँ के प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को, हर जनपद से युवा अधिवक्ताओं को बुलाएं, क्योंकि आज अधिवक्ताओं के लिए सरकार ने अपने स्तर पर बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। और आगे भी हमारा बार काउंसिल के शिव कुमार गौर हैं और भी यहाँ के उनके पदाधिकारी मौजूद हैं। तो लोग अपनी बात को समय समय पर रखते आए हैं और मैं इस बात को उनको आश्वस्त करता हूँ कि न केवल प्रशिक्षण के लिए बल्कि उनकी अन्य सुविधाओं के लिए भी सरकार पूरी तरीके से उनके साथ रह करके उनको हर प्रकार का सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी। मैं एक बार फिर से जुड़ी हुई और इलाहाबाद वासियों की स्मृतियां भी उनके साथ जुड़ी हुई। तो स्वाभाविक रूप से 8 वर्ष के बाद उनका यहाँ पे आगमन हुआ है। तो यहाँ तो उनके लिए स्मरणीय है ही, लेकिन जब आए हैं तो यहाँ के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को भी दे करके जा रहे हैं। तो यह और भी महत्वपूर्ण होगा कि उनकी यात्रा यहाँ के लिए और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए, कई युगों के लिए स्मरणीय होने जा रही है। पीढ़ियां इस दिन के देख करके भावुक होंगी। वो इस दिन को देख करके जब भी कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, कहां से शुरुआत हुई थी, इन सभी को लेकर के उनके मन में एक नई प्रेरणा होगी। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर जो अभी कुलपति, जो यहाँ की नवनियुक्त कुलपति है प्रोफेसर उषा टंडन जी ने आपके सामने बताया कि यहाँ फर्स्ट ईयर में हम यहाँ पे LLB के जस्टिस मनोज मिश्रा जी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी,
इस महासंगम में एक नई कड़ी जोड़नी थी, उस कड़ी का शुभारंभ किसके कर कमलों से हो। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय, इस नवगठित विश्वविद्यालय के विजिटर जस्टिस मनोज मिश्रा जी को, विश्वविद्यालय के चांसलर और अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री अरुण वंशाली जी को। So that I always say Uttar Pradesh is the heartland of India. अपने कार्यकाल के दौरान मुझे कई जिलों में जाने का मौका मिला और मैंने जिला न्यायपालिकाओं से जुड़ी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। Allahabad has remained a center for knowledge and exchange of ideas for centuries. The University of Allahabad, which was considered as the Oxford of the East, remains a beacon of knowledge since the last 137 years. स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख केंद्र के रूप में भी प्रयागराज उन अग्रणी शहरों में रहा जिसने आजादी के आंदोलन का हौसला प्रदान किया। महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी ने इस शहर को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया था। शहर का अल्फ्रेड पार्क आज भी चंद्रशेखर आजाद की शौर्य गाथा के जीवंत उदाहरण है। This city is also associated with the names of several individuals who made a mark in the legal profession. साहित्य, कला, तहजीब, संस्कृति एवं कानूनी परंपरा को समेटे इस शहर में आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना से न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, बल्कि शहर को भी एक नया आयाम मिलेगा। इस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जोड़कर हमने न सिर्फ डॉक्टर प्रसाद की विरासत को सम्मान दिया है, इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचारों से प्रेरित होने का भी काम किया है। इस मौके पर मैं विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री जी, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सारे न्यायाधीशों को मैं बधाई देता हूं। यह एक सुखद संयोग है कि मैंने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर लगभग 3.5 साल यहां बिताए। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने न सिर्फ उच्च न्यायालय के सम्मानित न्यायाधीशों के साथ कई अहम मुद्दों पर काम किया, बल्कि प्रयागराज के गौरवशाली इतिहास के बारे में भी जाना। मैं अक्सर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बिताए अपने समय को याद करता हूं। बंबई उच्च न्यायालय से में काम करने के बाद जब मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय आया तो मैंने न सिर्फ इस उच्च न्यायालय बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को भी समझा। मैं समझता हूं कि यहां आकर मेरे जीवन में विद्या ग्रहण का जो प्रयास था वो एक दूसरे स्तर पर मैं ले जा सका। न सिर्फ हमें कानूनी शिक्षा के बढ़ते आयाम के बारे में बताता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों को दूर कर सके। इसके साथ साथ आज के इस भाषण में मैं समाज में वकीलों की सकारात्मक भूमिका, विधि शिक्षा के उद्देश्य, विधि शिक्षा में व्यावहारिक एवं संरचनात्मक चुनौतियों एवं उसके आगे बढ़ने के उपाय के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। फर्स्ट, अबाउट द रोल ऑफ लॉयर्स। Since the Indian independence movement, to the constitution making process and to contemporary Indian politics, lawyers have significantly contributed to nation building. We always feel that our role is to wear our bands and black coats and get the injunction of stay order or the bail for a client.
That is important in itself because you do justice to the immediate cause at hand. But there is a wider process of nation building in which lawyers have a very vital role to play. Lawyers play a crucial and multifaceted role in society, contributing to the functioning of legal systems and promoting justice. They represent individuals and entities, ensuring that their rights are protected. This includes criminal defense, civil litigation, and advocacy for various legal issues. The role of lawyers includes representation of the marginalized and vulnerable communities, ensuring that they have a voice in the legal system. The work of the Supreme Court, we come face to face not only with injustice, but the quest of justice which is sustained by lawyers, pursuing causes which are popular and unpopular, clients high and low, clients who have a voice in the system thanks to the work of the bar. The engagement of lawyers in pro bono work, providing free legal services to those who cannot afford it, is a crucial function of lawyers in society. Sir Ashutosh Mukherjee, a noted jurist and barrister, remarked, "A lawyer is more than a mere agent or servant of his client. He is also an officer of the court, and as such he owes the duty of good faith and honorable dealings to the courts, before which he practices the profession." What Sir Ashutosh Mukherjee said decades ago holds true, with only one little variation, that where we have said he, we must now say he or she, because this profession today is as much a representative of women in society. Emphasize that the legal profession is interconnected with the outlook of legal education. The shape and status of legal education determines the character of the legal profession. It is legal education which paves the way in the direction in which the legal profession will move. Law school shapes the character of every law student and consequently the character of the legal profession. The objective of legal education is to enable law students to acquire professional skills as well as assimilate responsibilities of a public service provider as a responsible citizen of the nation. The dual role of lawyers as professionals and social service providers can only be possible if law schools impart interdisciplinary and diverse education involving multiple subjects relevant in today's changing world. Dr. Ambedkar, writing on the thoughts on the reform of legal education in the Bombay Presidency, stressed the importance of interdisciplinary studies. He wrote, "From the educationist point of view, the study of law requires a study of certain other auxiliary subjects, without which the study of law alone would be incomplete equipment for the practice of the profession. What these auxiliary subjects should be will not be difficult to enumerate if we remember that a lawyer must have a legal mind. May I respectfully add that a lawyer must also have a social mind. Legal education must not only be on interdisciplinary studies, but on pragmatic legal education. Law schools must develop strategic plans that accommodate the changing market realities and clearly articulate their vision for the administration of justice. This National Law University must, in designing its policies, understand its responsibilities in the context of the evolving social landscape in Uttar Pradesh. What are the new demands which industries are setting up for qualified legal professionals? What is the role of legal professionals in the changing social transformation in this state? And it is from that context that we must equip our young lawyers to be torchbearers for the future. Building a system of legal education that encourages interdisciplinary approaches to law with other social sciences ought to be the aim of law schools. A student of law also needs to be knowledgeable about political theory, economics, philosophy, and the history and culture of the nation
in order to be able to influence institutional changes. The teaching of law in India has undergone significant developments over the years, but it also faces several challenges that warrant critical examination. The establishment of national law universities across the country has been seen as a positive step towards providing specialized and high-quality legal education. These institutions, known for their competitive admission processes, have contributed to raising the standard of legal education, but also remain limited in accessibility and effective social contribution. सीएमओ की तानाशाही के खिलाफ पार्षद सहित वार्ड के सैकड़ों जनता धरने पर बैठी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी की तानाशाही से परेशान वार्ड क्रमांक 5 की जनता 2 माह से शासन प्रशासन से लिखित शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। जहां एक और त्योंतर नगर परिषद को स्वच्छता में प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त हुआ, वहीं वार्ड क्रमांक 5 की जनता नरकी जीवन जीने को मजबूर है। विभागीय अधिकारियों को अवगत कराने के बाद पार्षद अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योंतर नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ के तानाशाही रवैये से परेशान होकर वार्ड क्रमांक 5 की पार्षद प्रियंका राज बहादुर सिंह अपने प्रतिनिधि राज बहादुर सिंह उर्फ मजनू भाई की अगुवाई में सैकड़ों समर्थकों के साथ नगर परिषद परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। बता दें, त्योंतर नगर परिषद के सीएमओ आनंद श्रीवास्तव ने की तानाशाही से वार्ड क्रमांक 5 की जनता नरकी जीवन जीने को मजबूर है। नाली, सड़क, पानी सुविधा से वंचित है वार्ड की जनता। वहीं वार्ड की पार्षद प्रियंका राज बहादुर सिंह ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे वार्ड में कई विकास कार्य स्वीकृत होने के बाद भी 1 साल बीत जाने के बाद नहीं कराया जा रहा, जिससे मेरे वार्ड की जनता नरकी जीवन जीने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि सीएमओ द्वारा गलत रूप से सरकारी धन निकालकर अपने निजी कार्ड में खर्च करते हैं, जिसको लेकर मेरे द्वारा आरटीआई के माध्यम से पूरे नगर परिषद के विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा गया, जिसे मिलाकर अब सीएमओ आनंद श्रीवास्तव ने का कहना है कि पहले आरटीआई वापस लो, तभी आपके वार्ड का विकास कार्य कराया जाएगा। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। रीवा त्योंतर से ब्यूरो रिपोर्ट। सब ने हाथ उठा ले जा आके बैठा हो गया आज आप लोग आज अनिश्चितकालीन धरने पे क्यों बैठे हैं? हम आज अनिश्चितकालीन धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि सीएमओ की मनमानी के कारण आनंद श्रीवास्तव जी जो नगर परिषद सीएमओ हैं, वो अपनी तानाशाही और मनमानी बहुत ज्यादा कर रहे हैं और 1 महीने से हम सरकार को आवेदन पे आवेदन, पत्र पे पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की क्या मजबूरी है कि जो आनंद श्रीवास्तव जी के उसमें कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इसलिए मजबूर होकर आज हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन हो रहा है हम लोगों का। आप लोगों की मांग, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि सीएमओ को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। किस समस्या क्या है आपके वार्ड की? समस्या मेरे वार्ड की है, न नाली का कार्य हो रहा है, न रोड का कार्य हो रहा है। आवागमन में लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, रोड में आने जाने की। कीचड़ भरा हुआ है, बच्चे स्कूल आते जाते हैं, बच्चे का यूनिफॉर्म गंदा होता है। बताइए, स्कूल पहुंचने से पहले बच्चे गंदे हो जाते हैं। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं? शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि सीएमओ को जल्द से जल्द सस्पेंड करें। कुछ पूछे? ये जो आमरण अनशन है, जो भूख हड़ताल है, ये सिर्फ आज के लिए है या नहीं? ये आज के लिए नहीं है, ये अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन जी। जी। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम प्रियंका राज बहादुर सिंह, मैं वार्ड क्रमांक 5 की पार्षद हूँ। संघ के तत्वाधान में आपको मांग पत्र सौंपा गया है। ये क्या मांग पत्र है और इसमें क्या कार्यवाही कब तक सुनिश्चित हो पाएगी? देखिए, जैसा कि राज बहादुर मजनू भाई हैं, वार्ड 5 के पार्षद हैं, उनके द्वारा मांग पत्र मिला है। इसमें निर्माण कार्य संबंधित कुछ चीज़ें हैं। इसके संबंध में वर्तमान सीएमओ साहब जो हैं आनंद श्रीवास्तव सर, वो स्वच्छता के कार्य से वर्तमान में भोपाल में है। चालू कर्तव्यों का दायित्व मुझे सौंपा गया है। इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी तो वही दे पाएंगे, पर इस संबंध में जैसे निर्माण कार्य संबंधित जो चीज़ें हैं, इसके संबंध में प्रस्ताव का उन्होंने उल्लेख किया है कि परिषद और पीआईसी के द्वारा प्रस्ताव किए गए हैं।
बहुत से कार्यों के टेंडर हो चुके हैं उनमें। उनके बाद के कुछ काम बचे हुए हैं, उनमें भी कार्य हुए हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है। बाकी राज्य की थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, वर्तमान में कुछ टाइम से निकाय को राशियां शासन स्तर से नहीं प्राप्त हो रही हैं, इस वजह से थोड़ा सा कार्य करने में असुविधा हो रही है। जैसे और भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि गाड़ी के नाम पे पेट्रोल डीजल, सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल पैसे निकाले जा रहे हैं जो अपने पर्सनल यूज में ले रहे हैं, इसमें क्या कहना आपको? इस संबंध में दीदी संबंधित से ही बात करें आप तो ज्यादा स्पष्ट कर पाएंगे वो, क्योंकि अभी वो कल ही गए हैं, इसके संबंध में ज्यादा जानकारी वही दे पाएंगे। आपका नाम और परिचय? मैं अतुल पांडे, स्थापना प्रभारी हूँ। सर, सीएमओ की तानाशाही रवैयों को लेकर जो आज ये आमरण अनशन पे बैठे, इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपने जो बिंदु निर्धारण करके इसमें अनशन पर बैठे हैं, उन बिंदुओं को भी हम शासन स्तर तक इसको भेज देंगे। जो यदि इनके द्वारा जो बिंदु निर्धारित किए गए हैं कि इस कारण से हम यहाँ पर अनशन में बैठे हैं, उनकी जांच में जो सत्यता पाई जाएगी उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं और आपको कलेक्टर महोदया के नाम से लेटर ली, जब तक वो नहीं आएंगी तब आगे तक इनका चलता रहेगा, तो इसमें क्या आप आगे तक अवगत कराने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, हम लोग तो निरंतर इनसे आके बातचीत करते रहेंगे कि क्या स्थिति है, और इनके जो बात है इसको आगे पहुंचाएंगे और उसको क्रमशः निराकरण की भी कोशिश करेंगे। जैसे एक दो बिंदु बताया है इनने की जो है तालाब का बीटा है और वो जो है आबादी घोषित है, तो वो तो हमारे संज्ञान में आ गई ये बात। तो मैं उसको, अभी हमारा महाअभियान चल रहा है 10 तारीख के बाद, मैं उसको संज्ञान में लेकर के उसको पर कार्य तुरंत ही कराऊंगा उस पर। सर, इसके पूर्व भी इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था, लेकिन लगभग 15 दिवस हो चुके हैं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद इनको भूख हड़ताल में बैठना पड़ा, ऐसा क्यों? ये दूसरे विभाग का मैटर है। ये हम लोग प्रशासनिक स्तर से आते हैं और इनके विभाग को अवगत करा रहे हैं ऐसी। अब यदि इस पर नहीं होगा तो फिर हम लोग एक्शन लेंगे इसमें। ये बात कलेक्टर महोदय एवं संयुक्त संचालक महोदय के यहाँ फिर से भिजवाते हैं। हो सकता है इतने में ही कार्रवाई हो जाए, तो अभी इनको आगे नहीं बैठना पड़े। ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर ये तो रिजिड बने हुए हैं कि हम नहीं उठेंगे जब तक हमारी इस कार्रवाई नहीं खत्म होती। किन मुद्दों को लेकर आज धरने पर बैठे हैं? हमारा पहला मुद्दा यह है कि पार्षद प्रियंका राज बहादुर सिंह के द्वारा पूर्व में जो पत्र शासन प्रशासन को दिया गया, संयुक्त संचालक महोदय, श्रीमान कलेक्टर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को उस पत्र पर त्वरित कार्रवाई की जाए। दूसरी बिंदु पर मांग यह है कि हमारे क्षेत्र में कई हरिजन आदिवासी बिरादरी के गरीब परिवार शासकीय भूमि पर निवास कर रहे हैं, जिनको आवास योजना का लाभ सिर्फ ये कहकर नहीं है दिया जाता कि उन्हें उनके पास पट्टा नहीं है, उन्हें पट्टा दिया जाए। और जिन गरीब परिवार का नाम पीएम आवास योजना में स्वीकृत हो गया है, पट्टा न होने के कारण उनकी राशि उनके खाते में नहीं डाली जा रही, उनके खाते में राशि डाली जाए। और उसके अतिरिक्त हमारी मांगे 7-8 बिंदुओं पर हमारी मांगे हैं। हमारे क्षेत्र में स्वच्छता के नाम पर जो कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं उसकी जांच हो। श्री आनंद श्रीवास्तव जी जो छोटे छोटे 5,000, 10,000, 20,000 रुपए किसी न किसी नाम से किसी न किसी खरीदी के नाम पर भ्रष्टाचार करके शासन को चूना लगा रहे हैं, उसकी जांच हो। एवं जो भी हमारे पत्र पर बिंदुएं हैं उनमें त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर हम लोग अनशन पर बैठे हैं। ये अनशन कब तक चलता रहेगा? ये अनशन हमारा संकल्प है, हमारी मजबूरी है और जनता की जरूरत है। देखिए, एक महीने से लगातार शासन प्रशासन को पत्र लिखा जा रहा है। शासन प्रशासन अगर पार्षद की बात नहीं सुनेगा, शासन प्रशासन अगर जनता की बात नहीं सुनेगा, तो उससे जो अधिकारी हैं वो तानाशाही करेंगे ही। ये अनशन हमारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग अनशन से नहीं उठेंगे। और आपको ये भी बता दें, हमारी मांग ये है कि हम जब तक अनशन स्थल पर श्रीमान संयुक्त संचालक महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा संभाग एवं श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला रीवा अनशन स्थल पर आकर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगी, तब तक हमारा भूख हड़ताल चलता रहेगा। उसके लिए अगर हमें प्राण देने पड़े तो मैं अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूंगा जनता के लिए, लेकिन अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। ये जो सीएमओ आनंद श्रीवास्तव सिर्फ आपके वार्ड से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं कि सभी वार्डों में? देखिए, श्री आनंद श्रीवास्तव जी की आदत में शुमार हो गए हैं सौतेला व्यवहार करना।
हर वार्ड के साथ उनका व्यवहार, लेकिन मेरे द्वारा आरटीआई के माध्यम से कुछ जानकारी ली गई। श्री आनंद श्रीवास्तव जी के अंदर डर घुसा कि उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया कि आप अपनी आरटीआई वापस ले लीजिए। आरटीआई हमने वापस लेने से मना किया तो आनंद श्रीवास्तव जी मेरे वार्ड के सारे काम बंद कर दिए और मुझसे कह के बंद किए हैं कि जब तक आप आरटीआई वापस नहीं लोगे आपके वार्ड का कोई भी कार्य नहीं होगा। इसलिए मेरे वार्ड में तो बृहद रूप से तानाशाही और मनमानी तथा सौतेला व्यवहार आनंद श्रीवास्तव जी कर रहे हैं और मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि ऐसे मनमानी और तानाशाही करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए श्री आनंद श्रीवास्तव जी को सस्पेंड किया जाए या तो त्योंथर से अन्यत्र कहीं भेजा जाए, नहीं तो ये जब तक यहाँ रहेंगे यही स्थिति पैदा करके रखेंगे। दूसरी चीज में आप मीडिया के माध्यम से एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से तथा सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैं 27 तारीख को 29 तारीख को मैंने माननीय विधायक जी को पत्र दिया था और निवेदन किया था कि अनशन स्थल पर आकर जनता की समस्याओं को सुने और आप मीडिया वालों के माध्यम से मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा माननीय लोकप्रिय विधायक सिद्धार्थ तिवारी से कि वो अनशन स्थल पर आएं और हमारी समस्याओं को सुने, हमारी समस्याओं का निराकरण कराएं। हम उनके क्षेत्र की जनता हैं और आज वो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। हमारी निगाहें टकटकी लगाकर विधायक जी के लिए बैठी हैं। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम राज बहादुर सिंह है। मैं एक समाज सेवी के साथ साथ पार्षद प्रतिनिधि भी हूं और मैं क्षेत्र की जनता का सेवक हूं। जौनपुर पहुंचे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने जिले को 1000 करोड़ रुपए की दी सौगात। नितिन गडकरी ने कहा 2014 से पहले देश में लगभग 763,000 किलोमीटर की सड़कें थी, जबकि देश की मोदी सरकार के 10 साल बीतने के बाद करीब 13,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण करके दिखाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा देश का किसान अन्नदाता है और अब देश का किसान ऊर्जादाता भी बने। जौनपुर से अयोध्या में बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग से जौनपुर की जनता को 2 घंटे में श्री राम के धाम में पहुंचने में लगेगा। नितिन गडकरी ने यूपी सरकार के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव को मांग पर जिले जौनपुर से मिर्जापुर मार्ग स्थित फ्लाईओवर के दोनों किनारों पर 7 मीटर चौड़ी सड़क की मांग को मानते हुए पारित करने का ऐलान मंच से किया। वहीं मुंबई जैसे जौनपुर की सड़कें और स्ट्रीट लाइट से सुसज्जित सड़कें और गलियां होंगी। जौनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। धनपत की आधारशिला रखी जा रही है और शिलापटों के अनावरण के साथ ही प्रदेश के विकास को दोगुनी गति प्राप्त हो रही है। हम सब आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं माननीय मंत्री जी। आपने पूरे देश को राष्ट्रीय राजमार्गों से सुसज्जित 4 लेन के साथ किया जा रहा है, जिसमें 9 बाईपास हैं। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर, 4 फ्लाईओवर, 1 क्लोवर लीफ, 1 डबल ट्रम्पेट और 2 सिंगल ट्रम्पेट के साथ साथ 29 वीयूपी, 4 आरओबी, 5 प्रमुख पुल और 23 छोटे पुल शामिल हैं। 4 लेन राजमार्ग के साथ 3 टोल प्लाजा और 3 विश्राम क्षेत्र भी हैं, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। 182 किलोमीटर लंबाई में से 80 किलोमीटर लंबाई वाले 4 खंडों को प्राथमिकता दी जा रही है। परियोजना में 4 पैकेज शामिल हैं। पैकेज 1 में प्रयागराज से फूलपुर तक 17 किलोमीटर तक फैले 4 लेन राजमार्ग NH 319D का निर्माण शामिल है, जिसमें फूलपुर बाईपास भी शामिल है। पैकेज 2 में फूलपुर से मुंगराबाद शाहपुर तक 23 किलोमीटर तक फैले 4 लेन राजमार्ग NH 319D का निर्माण शामिल है, जिसमें मुंगराबाद शाहपुर बाईपास है। उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मंत्री दयाशंकर सिंह जी, पार्लियामेंट में मेरी सहयोगी आदरणीय श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, जिले के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह जी, विधायक रमेश मिश्रा जी, विधायक रमेश सिंह जी, श्री ब्रिजेश सिंह प्रिंशु विधायक, श्रीमती मनोरमा मौर्य चेयरमैन, श्री R.K. पटेल विधायक और उपस्थित सभी भाई और बहनों, पूरा हो गया। राम जानकी मार्ग
अयोध्या से जनकपुर तक 2000 करोड़ की लागत से 436 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का 4 लेन राम जानकी मार्ग का निर्माण हो रहा है। ये भी मार्ग दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। ओरछा से अयोध्या 11,300 करोड़ रुपए खर्चा लगाकर कानपुर, सागर, भोपाल ये कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें ओरछा से अयोध्या तक की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। बहनों और भाइयों, भगवान गौतम बुद्ध हमारे सत्य आस्था के प्रतीक है। बनारस के बाद सारनाथ से शुरू होकर श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, केसरिया, वैशाली, नालंदा, राजगीर होते हुए बोध गया में समाप्त होता है। ये 1100 किलोमीटर की योजना है और 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने इस योजना को भी पूरा किया। यूपी में 2 लाख करोड़ के ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 25,000 करोड़ का, वाराणसी हावड़ा कलकत्ता ग्रीनफील्ड हाईवे 22,000 करोड़ का। इसके साथ साथ वाराणसी औरंगाबाद 14 इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ का 262 किलोमीटर। गाजीपुर बलिया माझीघाट ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए 5,500 करोड़ की लागत से 135 किलोमीटर 4 लेन रोड बना रहे। गाजीपुर एवं बलिया से होकर बिहार के माझीघाट तक वो बनेगा। गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे, फिर कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 5,000 करोड़ का हमने काम शुरू कर दिया है। 6 महीने में पूरा होगा और कानपुर से लखनऊ केवल आधा घंटे में हो जाएगा। सौभाग्य मिला जब मैं गंगा में मंत्री था तो प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मथुरा तक करीब उत्तर प्रदेश में 11,000 करने का सौभाग्य मुझे मिला। बहनों और भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाए, हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनाए। हम एक प्रकार से हमारे गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करके एक सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करें। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैंने ये तय किया था कि हमारा देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, हमारा देश का किसान ऊर्जादाता होगा। हमारा देश का किसान परली से, राइस स्ट्रॉ से, कॉटन स्ट्रॉ से, बीज स्ट्रॉ से डांबर बनाने लगा है। अब डांबर दाता हो गया, अन्नदाता, ऊर्जादाता, डांबरदाता। अब हमारे देश का किसान हवाई ईंधन दाता बन रहा है। हवाई जहाज उड़ाने वाला ईंधन हमारा किसान तैयार कर रहा है। मुझे विश्वास है कि हमने इथेनॉल लाया। अब हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस, इनकी सबकी 2 व्हीलर 100% बायो इथेनॉल पर आई, जो किसान तैयार करता है। ब्रोकन राइस से, मकई से, शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है। मेरे पास टोयोटा की गाड़ी है इनोवा, जो 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पे चलती है, बिजली भी तैयार करती है और पेट्रोल के तुलना में हिसाब लगाया जाएगा एवरेज के हिसाब से तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। मेरे पास पानी से हाइड्रोजन निकलने वाली गाड़ी में दिल्ली में यूज करती हूँ। मेरी इच्छा है कि किसान अन्नदाता जरूर है और ऊर्जादाता भी बना है, विटामिन भी बना रहा है, हवाई ईंधन भी बना रहा है। हमारे गांव समृद्ध संपन्न बनने चाहिए, किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए, किसानों के फसल को सही दाम मिलने चाहिए, गांव के युवाओं के हाथों में काम मिलना चाहिए। केवल स्मार्ट सिटीज नहीं तो स्मार्ट विलेजेस भी बनने चाहिए। आपके जौनपुर के बहुत लोग मुंबई में आए हैं, बहुत लोग आए हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं तो मुंबई में बनाने में मैंने बहुत कोशिश की है। 55 उड्डान पुल मुंबई में बनाया, वर्ली बांद्रा सिलिंग प्रोजेक्ट बनाया, मुंबई पूरा एक्सप्रेस हाईवे बना। और मैं उत्तर प्रदेश में जौनपुर से आए हुए लोगों को कहता हूं, अब चिंता मत करो, अब मुंबई जैसा ही जौनपुर बनने जा रहा है। आप जौनपुर में भी इंडस्ट्री खोलिए, उद्योग व्यापार बढ़ाइए,
मेरा विश्वास है कि ये सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा। सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान निर्माण होगा और दुनिया की ताकत हम बनेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जौनपुर की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। इसमें से जौनपुर से भदोही तक 1000 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण दिसंबर 2024 तक हो जाएगा। मड़ियाओं में 450 करोड़ की लागत से 8 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास का काम अप्रैल 2024 में शुरू हो जाएगा। भदोही से मिर्जापुर तक 4 लेन सड़क बन गई है और मिर्जापुर में 1700 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास का काम जून 2024 में शुरू हो जाएगा। इसमें गंगा नदी पर 1.5 किलोमीटर 6 लेन पुल का निर्माण हम 2024-26 तक इसको पूरा करेंगे। जौनपुर से प्रयागराज, जौनपुर से आजमगढ़, फूलपुर होकर प्रयागराज तक 3 बाईपास का निर्माण होने जाने से करीब 2.5 घंटे का समय बचेगा। आजमगढ़ में 1400 करोड़ की लागत से 20 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का काम जून 2024 तक अवार्ड हो जाएगा। फूलपुर में 900 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का काम जून 2024 तक अवार्ड हो जाएगा। मुंगरा बादशाहपुर में 1000 करोड़ की लागत से 23 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का काम मार्च 2024 तक अवार्ड हो जाएगा। जौनपुर से आजमगढ़ तक तथा आजमगढ़ से फूलपुर होकर प्रयागराज तक सड़क बन गई है। जौनपुर शहर के अंदर 4 किलोमीटर मार्ग को 100 करोड़ की लागत से 4 लेन चौड़ीकरण का काम जून 2024 में शुरू हो जाएगा। इस मार्ग के बनने से आजमगढ़ के रास्ते पर ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी और इसी मार्ग के ब्लैक स्पॉट भी खत्म हो जाएंगे। माननीय सांसद सीमा जी ने मुंगराबाद शाहपुर के अंदर, शहर के अंदर का वर्तमान सड़क का सुदृढ़ीकरण की मांग की है। मैं घोषणा करता हूं कि उक्त सड़क का 1 टाइम इंप्रूवमेंट निर्माण करके दोनों किनारों पर आरसीसी ड्रेन और स्ट्रीट लाइट लगाकर इसको अच्छा बनाया जाएगा और ये कोशिश करेंगे कि 6 इंच का 8 इंच का व्हाइट टॉपिंग सीमेंट कंक्रीट का रोड हम आपको बनाएंगे जो 50 साल उसका गड्ढा नहीं पड़ेगा। माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार गिरीश चंद्र यादव जी ने और सांसद श्रीमती सीमा जी ने जौनपुर में पॉलिटेक्निक चौराहे से जौनपुर स्टेशन की ओर ओवरब्रिज सेतु के दोनों ओर सर्विस रोड की मांग की है। इस संबंध में पूर्व निर्मित ओवरब्रिज के दोनों ओर जौनपुर स्टेशन के आगे के लिए 1 टाइम इंप्रूवमेंट के तहत सर्विस रोड के निर्माण कार्य की भी मैं घोषणा कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि हमने अयोध्या में 70,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। अयोध्या से चित्रकूट और जनकपुर, ओरछा से अयोध्या तक और उसके साथ साथ 84 कोसी परिक्रमा 7,000 करोड़ की 236 किलोमीटर 170 किलोमीटर का मार्ग 2024 में शुरू हो जाएगा। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए, संतों के लिए सड़क के दोनों तरफ 5.5 मीटर चौड़ा पैदल पथ बनाया जाएगा। पैदल यात्रियों के ठहराव के 23 स्थानों पर रोड वेज एमिनिटीज बनाई जाएगी जहां ठहरने की उत्तम व्यवस्था भी होगी और साथ ही भोजन की भी व्यवस्था होगी। अयोध्या में 5,000 करोड़ की लागत से 67 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। ये काम इसी मार्च में 2024 में अवार्ड हो जाएगा और इस रिंग रोड का डिजाइन इस तरह तय किया है कि 50 साल तक कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा।
अयोध्या से चित्रकूट तक 5,000 करोड़ की लागत से 258 किलोमीटर। जौनपुर की अनेक समस्याओं का पीछा सीमा जी करती थी और बार-बार मुझे आग्रह करती थी कि ये कार्य पूरे करके दीजिए। उन्होंने जो कार्य बताए थे वो लगभग आज पूरे हुए हैं। इसके लिए मैं जौनपुर की जनता का और सीमा जी का विशेष अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारे राष्ट्रीय महामार्ग की टोटल लेंथ उत्तर प्रदेश में 7,643 किलोमीटर थी और 2024 में आज राष्ट्रीय महामार्ग की लेंथ 13,000 किलोमीटर हुई है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होगा तो उत्तर प्रदेश में करीब 5 लाख करोड़ रुपए के काम जो करने का वचन हमने दिया था उसको हम पूरा करेंगे। इसमें 2 लाख करोड़ के 10 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर है। एक्सप्रेस हाईवे और कॉरिडोर का मतलब यही है कि पुराने रोड नहीं है, हम खेतों से नए रोड बना रहे हैं। उसका जिक्र मैंने किया, वो 2 लाख करोड़ के है। 2014 से 2024 तक 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके 5,000 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 2024-2025 में करीब 1 लाख करोड़ की लागत से 3,000 किलोमीटर का कार्य पूरा होगा। 2024 और 2025 में करीब 80,000 करोड़ की लागत से 3,500 करोड़ के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहे हैं और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम 41,000 करोड़ की लागत से 40 बाईपास और रिंग रोड का भी निर्माण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोपवे, केबल कार, वर्नाकुलर रेलवे करीब 6,000 करोड़ की हम निर्माण कर रहे हैं। जौनपुर से अयोध्या, जौनपुर से करीब 10,000 करोड़ की लागत से आज 19 परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जौनपुर से अकबरपुर तक 5,000 करोड़ की लागत से 105 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। जौनपुर से 3,000 करोड़ की लागत अब की बार 400 पार के संकल्प को प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतकर पूरा करेंगे अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री। नव मतदाताओं, युवाओं को बसपा, सपा व गुंडों, माफियाओं वाली विगत सरकारों और भाजपा सरकार के कार्यों और विचारों के अंतरों को बताना होगा। अनिल राजभर इलाहाबाद लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षात्मक बैठक भाजपा केंद्रीय चुनाव कार्यालय रामपुर में संपन्न। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा लगवाया, अब की बार 400 पार, मोदी जी का नारा सार्थक हो, उनका संकल्प पूरा हो। एक ऐतिहासिक विजय के साथ तीसरी बार मोदी सरकार बने, ऐसा वातावरण का निर्माण प्रयागराज में हो कि पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश में इसकी गूंज दिखे और उत्तर प्रदेश के सभी 80 की 80 संसदीय सीटों पर भाजपा का कमल खिले। इसका मैसेज प्रयागराज से पूरे प्रदेश में जाए। उक्त बातें लोकसभा क्लस्टर प्रभारी प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने इलाहाबाद लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षात्मक बैठक को यमुना पार के केंद्रीय चुनाव कार्यालय रामपुर करछना में संबोधित करते हुए कहा। प्रयागराज मामूली धरती नहीं है। प्रयागराज की धरती ने, यहाँ की सम्मानित जनता ने दिल खोलकर भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। श्री राजभर ने कल राज्यसभा में 8 सीटों पर जीत की बधाई देते हुए कहा, यह सामान्य घटना नहीं। इन सभी विधायकों ने 2012, 17 और 22 में चुनाव जीतकर अपनी दलीय सीमाओं को तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान की स्वीकारता का समर्थन करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान किया और परिणाम को सबने स्वीकार किया।
इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। के दृष्टि से जो पार्टी का आदेश था उसके क्रम में आप सब लोगों ने समय से चुनावी कार्यालय को उद्घाटित कराया, उसका लोकार्पण कराया। इस बात के लिए मैं जिलाधिकारी सहित सभी साथियों को इस बात के लिए मैं अभिनंदन देता हूं। आप सबका स्वागत है। आज जो मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जो अभियान चल रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, तो अभियानों की एक समीक्षा, उसके संदर्भ में अभी जब मेरा संबोधन खत्म हो जाएगा तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा विस्तार से हमारे विधानसभा के प्रभारी संयोजक जी भी लोग बैठे हैं यहाँ पर और माननीय मंडल अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं, तो थोड़ा सा विस्तार से उसके बारे में थोड़ी एक चर्चा हो कि अभी अभियानों का जो दौर चल रहा है वो अभी लोकसभा में कैसा है, क्या स्थिति है। अभी प्रतिशत के आधार पर हम देखें तो अभी हमारे पक्ष में है। मनोवैज्ञानिक रूप से इस चुनाव में हम सब लोगों ने बढ़त और बहुत मजबूत तरीके से बढ़त हम लोगों ने बनाया। ये मामूली घटना नहीं है। और जो लोग पूज्य मोदी जी के अभियान को स्वीकार करते थे, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते पर आज भारत को आगे लेकर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, इन तमाम अभियानों की स्वीकार्यता जिन माननीय विधायकों ने स्वीकार किया इन अभियानों को और फिर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया, ये मामूली विधायक नहीं है। ये 2012 में भी जीते, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चल रही थी उस समय भी ये लोग चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी से विधायक बने और 22 में भी ये चुनाव जीतकर और ये लोग विधायक बने। तो वो मामूली लोग नहीं हैं जो आज हमारी नीतियों से प्रभावित होकर, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने से प्रभावित होकर, संकल्प से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी दलीय सीमाओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन लोगों ने मतदान किया। और कल का जब परिणाम आया तो सब लोगों ने इस बात का स्वीकार किया। बड़े बड़े राजनीति के विश्लेषक और समीक्षक तमाम आप लोगों ने, जो हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का, हम कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, हम कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हमें स्थापित करना है। अगर अपने इस कोर सत्ता मिलेगी, आज देख रहे हैं प्रतिपक्ष के पास, विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है, तो आज हिंदुस्तान को उत्तर और दक्षिण के हिसाब से बांट कर राजनीति रोटी से किया है। भगवान राम का मंदिर बना, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हुई, हमारी संस्कृतियां, हमारी परंपराएं, सनातन कम से कम 1000 वर्ष के लिए स्थापित हुआ है। ये मोदी जी की सरकार के पुरुषार्थ का परिणाम है। लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी भी दक्षिण बहुत खराब है। तमिलनाडु के अंदर सोचिए कि सीधे प्रसारण पर उस दिन रोक लगा दी गई थी। अभी इतना खराब है कई जगह, तो उन इलाकों में काम करने के लिए, उन इलाकों में भी जो हमारी मूल संस्कृति है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी जो मूल विचारधारा है वहां भी स्थापित हो, इस बात के लिए कम से कम हिंदुस्तान के अंदर 25 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्बाध और निरंतर रूप से स्थापित रहेगी, तब जाकर हम इन बड़े लक्ष्यों तक पहुंचेंगे। और उत्तर प्रदेश उसमें बहुत बड़ा कारण है। मैं समझता हूं कि आप सब लोग इन बातों को समझते हैं और बहुत ही सरल भाषा में अगर हम कहें कि अगर पिछले बार के रिकॉर्ड को तोड़कर हमें अगर विजय हासिल करनी है तो पार्टी ने जो आदेश दिया है, हमारे नेता ने जो आदेश दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे उम्मीद और अपेक्षा की, उस पर हमें खरा उतरना पड़ेगा।
ये 90 दिन आप सब लोगों ने खून पसीना त्याग तपस्या बलिदान करके आज पार्टी के परचम को आज आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया। 90 दिन कोई मायने नहीं, आप रात दिन काम करते और निरंतर काम करते। कोई समय ऐसा नहीं जब 4 अभियान पार्टी न चला रही। आप सब लोगों के बदौलत वो अभियान निरंतर चल रहे हैं। लेकिन अब ये चुनाव की बेला है, थोड़ा हमें अतिरिक्त हम अपनी रीति नीति की चर्चा कर रहे हैं, अपने उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं। नहीं, आज देश के देखिए, देश कितनी खराब स्थिति में है। अगर हम दूसरे पहलू को देखें तो आज किसान आंदोलन चल रहा है, बाहर की शक्तियां किस तरह से उसमें इन्वॉल्व हो रही, बाहर से कितना पैसा आ रहा है वहां पर, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और मैंने पिछली बैठक में कहा था कि दुनिया को इस बात का अंदाजा है कि अगर हिंदुस्तान फिर से मोदी जी के हाथ में आ गया 5 वर्ष के लिए, तो फिर भारत का मुकाबला करने की हैसियत में दुनिया का कोई देश नहीं होगा भारत के मुकाबले। और छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को रोकना चाहूंगा। आप बस इतना सोचिए, समझदार लोग बैठे, योजनाओं को सब आप जानते हैं। हमारा युवा संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, लाभार्थी संपर्क का चल रहा है, गांव चलो अभियान चल रहा है, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा हम लोगों ने किया। वो एक तरीके से कैंपेन चुनाव थी और बहुत अच्छा कार्यक्रम वो बीता। मैं बस ये एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार कर क्या रही है। आप अंदाजा लगाइए कि 2014 से पहले 2013 तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी कितना थी, $1 ट्रिलियन। 2013 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को छूने में भी भारत को एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ता था। और मात्र 10 वर्ष के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ने जो काम किया उसका परिणाम देखिए। 10 साल के अंदर भारत की इकोनॉमी को 3 गुना ज्यादा बढ़ाने का काम किया। आज $3 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत है और दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हम। और मोदी जी का टारगेट क्या है, 2027 तक हमें तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देना है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक भारत को लेकर जाना है। तो भारत जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचेगा और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो भारत कहां खड़ा होगा, इसकी कल्पना हम सब लोग कर सकते हैं। तो हो सकता है गरीब आदमी जिसकी टूटी हुई चारपाई हो, जो बड़े शहर में रहता हो, इन बातों को ना समझ पाए। हमारा अन्नदाता काम तो निरंतर हम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ, जो ऊपर से आदेश है। अब आज अभी चुनाव कुछ राज्यों के बीते, मध्य प्रदेश की सरकार अकेले मातृशक्ति ने बना दिया, अकेले। तो ये जो साइलेंट वोटिंग की ताकत मोदी जी की है, यहां सब लोग हार जा रहे हैं। जो असली ताकत है मोदी जी की, आपको बिहार विधानसभा का चुनाव याद होगा, कोई नहीं कह रहा था। मध्य प्रदेश में तो उम्मीद थी, अपने लोग भी कह रहे थे कि बराबरी का कंपटीशन है। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कोई स्वीकार नहीं कर रहा था कि हम सरकार बना रहे। लेकिन जो साइलेंट वोटिंग की ताकत है हमारी, और साइलेंट वोटिंग जब हम कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो साइलेंट वोटिंग की ताकत हमारी मातृशक्ति है। अपने घर के लोगों की भी बात नहीं माना माताओं बहनों ने। मध्य प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा, एक जिला में मुझे भी काम करने का मौका मिला, मैं 1.5 महीना वहां रहा। 1-1, 2-2 बजे रात तक माताएं बहनें बैठकर हम लोगों की बैठकों का इंतजार करती थी। एक भी आदमी नहीं रहता था, लेकिन माताएं बहनें सब बैठे। तो इसका हमें लाभ उठाना है। ये स्वयं सहायता समूह, ये आंगनबाड़ी, ये हमारी आशा बहुएं, है ना, बैंक सखी, ये ऐसे थोड़ा मोदी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी लोगों ने कहा, शिवदत्त जी ने भी कहा, जो लाभार्थी संपर्क का अभियान है, आपने इतना काम किया है।
भाई मोदी जी ने नारा लगवा दिया कि अब की बार तो मैं समझता हूं कि कोई बात छुपी नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा सार्थक हो, उनका संकल्प पूरा हो, एक ऐतिहासिक विजय के साथ तीसरी बार उनकी सरकार बने। इस बात के लिए अनिवार्य है कि हमें पूरा उत्तर प्रदेश जीतना पड़ेगा। 80 की 80 संसदीय क्षेत्र को हमें जीतना है। प्रयागराज की धरती, यहां की सम्मानित जनता ने बीते हुए दिनों में दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, कहीं कोई कोर कसर बाकी नहीं। लेकिन आज जिस तरह की अपेक्षा है, प्रयागराज मामूली धरती नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहां पर आते हैं, पूरे पूर्वांचल के लोग यहां पर आते हैं। तो यहां जो फिजा का, जो वातावरण का हम निर्माण करेंगे, चारों तरफ भाजपा में जो वातावरण हम बनाएंगे, उसका असर स्थानीय स्तर पर तो पड़ेगा, लेकिन उसका असर पूरे पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश पर पड़ने वाला है। तो अभी से माननीय सुदत्त पटेल जी कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन कहा है कि हमें निरंतर काम करना है, लेकिन ये बात कहे 10 दिन बीत गया, 90 दिन बचा, अब तो 90 दिन ही बचा है। तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश में हमें 80 सीट जीतना है, तो कल की घटना पर भी आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि राज्यसभा के 8 के 8 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और अच्छे वोटों के साथ। एक जो हमारा जो नौजवान है, उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। हमारा जो नव मतदाता है, उसने पुराने देश को नहीं देखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कैसी सरकारें चलती थी, इसको भी ठीक से उसने नहीं देखा। उनको बताना पड़ेगा कि पुराने जमाने की सरकारों में, पुरानी जो पार्टियों की सरकार बनी और हमारी पार्टी की जो सरकार चल रही है, उसमें फर्क कहां है। पुरानी तस्वीर भी नव मतदाताओं को हमें दिखानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि पहले सरकार कैसे चला करती थी और हम अब सरकार कैसे चला रहे हैं, ताकि उनके अंदर फर्क दिखाई दे कि हम किसके साथ चल रहे हैं। मोदी जी को चुनना क्यों जरूरी है, कमल के निशान का बटन दबाना ही क्यों जरूरी है, भाजपा की सरकार बनाना क्यों जरूरी है, इसका एहसास नव मतदाताओं के अंदर जरूर कराना पड़ेगा। इसलिए युवा संवाद का कार्यक्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहाने हम इन तमाम बातों को लेकर जा सकते। भाई 18 वर्ष से पहले तो पैदा कब हुआ, 2000 के बाद का पैदा नौजवान, 2000 के पहले की सरकार को बेचारे ने कहां देखा, और 2010 के बाद तो होश संभाला होगा, 2005-6 के बाद तो होश संभाला होगा। पढ़ाई लिखाई में कहां उसको एहसास है। उसने बहुजन समाज पार्टी की सरकार, मुलायम सिंह जी की सरकार, वो गुंडों माफियाओं वाली सरकार कहां एहसास किया। तो उनको अंदर एहसास कराना, पहली सरकारों के कामों को उनको बताना और हमारी सरकार काम क्या कर रही है, दोनों में जब भेद हम स्पष्ट करते हुए उनको अपने वैचारिक तरीके से उनको अपने साथ जब हम जोड़ेंगे, तो उनका जुड़ना अस्थायित्व, उनके जुड़ने में अस्थायित्व आएगा और मजबूती आएगी। ऐसे सिर्फ हवा के माध्यम से एक माहौल बना है, उसके माध्यम से हम लोग आएंगे, वोट देंगे, वो अलग बात है। लेकिन जब हमारे विचारों से कोई प्रभावित होकर हमसे जब जुड़ता है, तो उसके जुड़ने में मजबूती होती है और लंबे समय तक हमसे जुड़ा होता है।